नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। पीएम रूस के कजान में हो रहे 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देशों के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है और इस समझौते को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच समझौता कराने में रूस का अहम रोल माना जा रहा है और उधर ब्रिक्स देशों की ओर से तेल के कारोबार के लिए डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करने के विकल्प पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के विकल्प पर कई देशों ने सहमति भी जताई है और दरअसल बीते कुछ सालों में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने वाले इस समूह की वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कई देश इस समूह में शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस, भारत और चीन जैसे अहम देशों के साथ व्यापार बढ़ने और पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के बारे में बात करेगा। रूस जो कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से कई प्रतिबंधों को झेल रहा है और चीन जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश में जुटा है। दोनों देश इस विकल्प को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं और हाल ही में सऊदी अरब ने भी कहा था कि वो नई संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं अटलांटिक काउंसिल के अनुसार वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर भंडार की हिस्सेदारी 14% से अधिक घट चुकी है और ऐसे समय में अगर ब्रिक्स देश डॉलर की बजाय स्थानीय करेंसी से व्यापार का फैसला लेते हैं तो इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का मकसद पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को संतुलित करना है और यही वजह है कि इस बार रूस में हो रहे इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। चलिए इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर रूस के कजान शहर पहुंचे। वो यहां कल से शुरू होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आज कजान में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेता भारत रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 महीने में ये दूसरा रूस यात्रा है। उन्होंने अपनी यात्रा से पहले कहा है कि भारत और रूस के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में अगर पूरी दुनिया की नजर है तो वो है 3 देश, इनमें भारत, चीन और रूस शामिल है। पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों देशों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। साल 2020 में भारत चीन सीमा विवाद के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस सम्मेलन में मुलाकात की पूरी संभावना है। ये बैठक दोनों देशों के बीच संबंधों की बहाली के लिए अहम मानी जा रही है। चीन और भारत के बीच लगातार तनाव के बावजूद इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर नए सिरे से बातचीत की उम्मीद है। रूस की इस प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस भारत और चीन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत की संभावना के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल ही बताया कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। इससे मई 2020 से पहले की स्थिति वापस आएगी। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस भारत चीन की तिगड़ी को लेकर बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से ये देश औपचारिक तौर पर नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी ये एक मजबूत संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की ताकत एशिया में शिफ्ट हो रही है। दरअसल 1990 के दशक में रूस, भारत, चीन तिकड़ी की नियमित बैठकें आयोजित करने की पहल हुई थी। बाद में इस तिकड़ी का विस्तार हुआ, जो आगे जाकर ब्रिक्स बनी। इसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका जुड़े। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए मेंबर मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। रूस अब तक 3 बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर चुका है। ये चौथा मौका होगा जब पुतिन ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों की कॉमन करेंसी बनने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि 10 देशों का ये समूह आपसी व्यापार और निवेश में डिजिटल मुद्राओं के उपयोग की संभावना तलाश रहा है। लेकिन समिट से पहले ब्रिक्स की अपनी करेंसी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अभी इसका समय नहीं आया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 10 देशों के समूह वाला ये संगठन आपसी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहा है। उन्होंने बताया कि रूस, भारत समेत दूसरे देशों से इस पर लगातार बात कर रहा है। दरअसल ब्रिक्स में शामिल सदस्य देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी 28% हिस्सेदारी है। जाहिर है, ब्रिक्स देशों के समूह का दुनिया में बड़ा प्रभाव है। इसी प्रभाव के चलते ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी की मांग उठती रही है, जिससे डॉलर के प्रभाव को चुनौती दी जा सके। वर्तमान में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में रखे 60% विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर के रूप में मौजूद हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी न सिर्फ भारत रूस संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विश्व के शीर्ष नेताओं का रूस में एकत्रित होना पश्चिमी देशों की रूस को अलग थलग करने की कोशिशों की विफलता का संकेत है। इस सम्मेलन में संभावित मोदी शी जिनपिंग मुलाकात से भारत चीन संबंधों की नई दिशा तय हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है। बहरहाल पीएम मोदी 23 अक्टूबर को रूस से रवाना हो जाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को ब्रिक्स प्लस देशों के सेशन में भारतीय डेलीगेशन को विदेश मंत्री एस जयशंकर लीड करेंगे। ये सेशन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के थीम पर होगा। इस समिट में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा लेंगे। समिट के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान यानी कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ब्रिक्स का मिलन है और पश्चिम में टेंशन है। देखिए, बहुत सारी बात है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस समिट का वो ये था कि वाकई में इतनी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन सबकी जो नजर है वो भारत, रूस और चीन पर। क्यों? क्योंकि भारत और रूस के जो संबंध हैं और चाइना का जब भी हम एक डिस्कशन में शामिल करते हैं, हमेशा ये बात आती है कि क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है ब्रिक्स जो एक समिट है, उन देशों का आना, बात को शामिल करना और उनका मिलना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के लिए ये महत्वपूर्ण चर्चा कहीं ना कहीं हो सकती है। जाहिर तौर पर मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, बहुत सारी बातों का जिक्र है।
और इन सब के बीच में जो एक बात अभी निकल कर आ रही थी इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से भी समझे और इस सम्मेलन से भी और दिन भर की अपडेट्स में पूरा जो एक फोकस था कि कहीं ना कहीं आगे तो एस जयशंकर इसे लीड करेंगे, पीएम मोदी वहां से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम चीजें होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये देखिए, रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था, जाहिर तौर पर उसके लिए भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं मानी जा रही थी, क्योंकि इंटरफेरेंस उनका हो सकता था। पीएम मोदी की बात आई भी थी सामने, और इसलिए भी क्योंकि ये जो एक रिलेशन है भारत और रूस के, ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत अच्छे हैं। तो यहां पर दो लोग प्लस आप यदि पश्चिम में चले जा रहे हैं, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है ये एक जो पूरा कनेक्शन है और चाइना की जो एंट्री है, जो बातचीत है, कहा जा रहा है कि कुछ अच्छे विषय पर बातचीत भी हुई है, कुछ पॉजिटिव लगा है, लेकिन क्या वो कितना पॉजिटिव रहेगा, प्रॉपर तरीके से कितना हो पाएगा, कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, आने वाले और जो चीजें ये होंगी जब ये कंप्लीट होगा तो कितनी चीजें एक फ्रूटफुल होके निकलेंगी, इसको कहना चाहिए। तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी। अमरदीप त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ अनुपम जी, बहुत महत्वपूर्ण ब्रिक्स का मिलन, पश्चिम में टेंशन, ये लाइन से मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। दूसरी चीज ये कि इतनी कंट्रीज हैं, इतने लोगों को आना है, अपने आप में ब्रिक्स देखिए नाम ही से ही समझ में आ जाता है कि कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, और जाहिर तौर पे उन सब के बीच में एक इंडिया का अपना नाम, रूस क्योंकि पुतिन जो है वो उसकी पूरी अध्यक्षता कर रहे हैं, और फिर चाइना। तो ये तीन जो कनेक्शन निकले हैं इस पर सबकी नजर है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो अभी आया और जो एक कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश की जा रही है भारत और चाइना की, क्या कहेंगे? देखिए राकेश जी, आपकी हेडलाइंस वाकई में जो आपने प्रोग्राम की हेडलाइन रखी है वो पूरी का पूरा जो कजान के अंदर जो चल रहा है वो यहाँ पर आपकी हेडलाइन में दिखाई दे रहा है। अगर हम कहें कि 45% पॉपुलेशन दुनिया की ब्रिक्स देशों में निवास करती है, 28% दुनिया की जीडीपी ब्रिक्स देशों से आती है, तो यही बताता है इस समिट का महत्व। और एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले कई दशकों में रूस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का इतना बड़ा जमावड़ा देखने को नहीं मिला था। जब एक साथ इतने सारे नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े देशों के प्रधानमंत्री, तमाम बड़े राजनयिक वहां पर इकट्ठा होंगे, तो ये बहुत बड़ी घटना है। और इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि विशेष अतिथि के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो आप इसके महत्व का आकलन कर सकते हैं, कितना बड़ा एक समिट होने वाला है वहां पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अगर भारत के लिहाज से देखें तो भारत के लिहाज से भी इसमें कुछ पॉजिटिव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो आपने खुद ही बता दिया कि चाइना के साथ जो हमारे जो खराब संबंध है पिछले कम से कम 2 सालों से, उनके ऊपर बातचीत होनी शुरू हो चुकी है। ऐसा लगने लगा है कि शायद अब बर्फ पिघलेगी और कुछ शांति का रास्ता हमारा चाइना के साथ निकलेगा। उसमें ये ब्रिक्स समिट एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो कई सारे मसले हैं, कई सारी चिंताएं हैं। और जहां तक रही वेस्ट की बात, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा इसके ऊपर चर्चा वेस्टर्न मीडिया में ही हो रही है। वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिक्स के जो एजेंडा हैं वो वाकई में दुनिया को बदल देने का मादा रखते हैं। जिस तरह से एक करेंसी की बात आपने बताई, जिस तरह के कॉमन करेंसी की बात, भले ही अभी वो शुरुआती दौर हो, लेकिन इसके ऊपर अगर ब्रिक्स चलता है तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। और यूएस डॉलर की जो मोनोपोली है उसको तोड़ने में दुनिया की तमाम ताकतें कामयाब हो जाएंगी। जिस तरह से वेस्ट ने राष्ट्रपति पुतिन को एक विलेन दिखा करके और रूस को हमेशा कटघरे में खड़ा किया, तमाम सैंक्शंस लगाए, और उन सैंक्शंस लगाने के बाद उनको लग रहा था कि रूस बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा, रूस इकोनॉमिकली एक दिवालिया नेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रूस के राष्ट्रपति कजान के अंदर बैठ करके वेस्टर्न पावर्स को यही सिंबल दे रहे हैं, यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखिए साहब, ना हम बर्बाद हुए, ना हमको कोई प्रॉब्लम है, और आज हम दुनिया की तमाम ताकतों को अपने ही देश में बुला करके बातचीत कर रहे हैं। तो अगर सिंबोलॉजी के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ा सिंबल है जो कि वेस्ट को जा रहा है।
तो निश्चित तौर पर इससे बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। इसमें बहुत सारे एजेंडाज डिस्कस होंगे, तमाम नए देश इसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मूल रूप से हम बात करें तो वेस्ट की नजर इस पर सिर्फ इसीलिए है कि जिस रूस को बर्बाद होते देखना चाह रहे थे, वो रूस आज तमाम युद्धों के साथ साथ और बदलती हुई वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अपने अस्तित्व को कायम रख रहा है और भारत और चीन जैसे देश उसके साथ खड़े हुए हैं। और ये भी सबसे रोचक चीज ये है कि वेस्ट ये नहीं कह सकता है कि जो रूस के साथ खड़े हैं वो उसके दुश्मन है। भारत वेस्ट का भी दुश्मन नहीं है, अमेरिका का भी दुश्मन नहीं है, न G7 कंट्रीज का दुश्मन है। चीन के बारे में कुछ हद तक वेस्टर्न सोच ये जरूर कहती है कि चीन उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले दिनों में बन सकता है। रूस के बारे में वो कहते हैं कि रूस एक आतंकवादी देश है, लेकिन भारत एक ऐसी बैलेंसिंग क्षमता के साथ वहां पर उपस्थित है जो कि वेस्ट को भी साधता है, ब्रिक्स को भी साधता है और दुनिया के तमाम मसलों पे एक अपनी अलहदा राय रखता है। तो ये बहुत रोचक होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रिक्स में भारत की तरफ से अभी शुरुआत हुई है और तमाम देश जो भारत को पहचानते हैं, जो भारत की पॉलिसीज को समझते हैं, वो किस तरह से निर्णय लेते हैं। और ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय दुनिया के एक बड़े हिस्से में, मिडिल ईस्ट में तमाम जंगें छिड़ी हुई हैं, जंग वर्ल्ड वॉर तक की माहौल वहां पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर आप देखें रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इस समय ब्रिक्स समिट से कुछ बहुत ही पॉजिटिव निकल करके आएगा जो कि पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अमरदीप त्यागी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। अमरदीप त्यागी जी, बड़ी चर्चाएं हैं। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि इतनी कंट्रीज हैं लेकिन नजर 3 लोगों पर है, मतलब भारत, रूस और चाइना। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो रही है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात को इस लहजे से, मतलब कहते हैं ना कि इमेजिन किया जा रहा है कि तनाव के बीच नहीं, एक बहुत अच्छे सुधरते रिश्तों को लेकर। देखिए वो बातचीत होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, वो भी सब पब्लिक डोमेन में आएगा, लेकिन जिस तरीके से इसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और अनुपम जी ने भी बहुत सारी बातें रखी, रक्षा विशेषज्ञ हैं क्योंकि आप, तो मुझे लगता है क्या माना जाए चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, क्या उसको लेट गो किया जा सकता है जो पहले हुआ है? क्योंकि जो हुआ है मुझे तो नहीं लगता उसको लेट गो कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो बातचीत होगी या होने के आसार हैं, या जिस तरीके से वो जा रहे हैं कि तनाव से हटके एक बहुत अच्छी बातचीत, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? राखी जी, ये बहुत अच्छी बात है। एक तो इतने लंबे समय से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और उस युद्ध के बीच में विश्व के इतने इम्पोर्टेंट देशों का एक इकट्ठा होना, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स है उनका इकट्ठा होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये यू कैन से जो कंट्रीज में इकट्ठे, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो करीब 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। That means कि half of the world, almost half of the world के leaders they're getting together। और देखिए जो हो गया सो हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं से नई शुरुआत हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में ही जैसे चाइना का और भारत का जो एक उसमें संबंधों में एक सुधार की आशा की किरण नजर आ रही है। और इस समिट के दौरान जब शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिलन वहां पे हो सकता है, तो उसमें और बातें आगे बढ़ सकती है। और देखिए ये जो इम्पोर्टेंट देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उसके साथ साथ जो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो ये जुड़े हैं, ये करीब 44% ऑफ क्रूड ऑयल वर्ल्ड का, यानी कि ये सब देश एक मत हो जाए, एकजुट हो जाए, तो जो ये वेस्टर्न पावर्स हैं या जो ये वर्ल्ड को जो मतलब एक तरह से डिस्टर्ब किए हुए हैं, तो ये उनके लिए काउंटर बैलेंस होगा। ये वर्ल्ड की उभरती हुई इकोनॉमी है और ये सारे देश इकट्ठे हो जाए और सारे एक साथ एक मत होकर काम करें, तो इस क्षेत्र में इतनी खुशहाली आ सकती है। ये सारे देश मिलकर इतनी तरक्की कर सकते हैं। जिस तरह अभी अनुपम जी ने बताया था कि अपनी करेंसी लाइक जैसे यूरो या यूएस डॉलर है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है सारे विश्व में, एक उसकी मोनोपोली है। यदि ब्रिक्स की करेंसी और इन्हीं देशों में वो चालू हो जाए, जैसे ब्रिक्स पे की भी बात चल रही है, लाइक यूपीआई होता है, ऐसे वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है ब्रिक्स का अपना शुरू हो जाए, तो ये काउंटर बैलेंस का काम करेगा और वर्ल्ड में जो ये स्थिरता हो रखी है, इसको स्थिरता में लाने में कामयाब हो सकता है। तो दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, अमरदीप जी वापस आऊंगी। मनीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी मनीष जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं रक्षा की दृष्टि से और विदेश मामलों के जानकार, मुझे लगता है उनका अपना एक मत बहुत अलग है। क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहते हैं ना कि पॉलिटिकल यदि इसको समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमारे साथ अभी बीजेपी और कांग्रेस भी है, उनकी भी प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन क्योंकि ब्रिक्स समिट, इतने देशों का आना, इतनी चीजें हुई हैं, पॉलिटिकल हमेशा लड़ाई झगड़े देखे गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। ओवरऑल सिनेरियो को समझने की कोशिश जाए, एक राजनीतिक रूप से भी यदि हम समझें, जो चीजें हैं, जिस पॉजिटिवनेस की बात हो रही है, जो एक अच्छी चीजों के आने की बात हो रही है और आने वाले समय में चीजें नहीं खराब होंगी, क्या मत है आपका? राखी जी नमस्कार। राखी जी, अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो से इसे समझें तो जो ये रिलेशनशिप है भारत, चीन और रशिया की, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप देखिए। जो आज स्टेटमेंट आया है ना कि अपने अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगे, ये इसका एक फॉरवर्ड स्टेटमेंट है और मुझे पक्की उम्मीद है कि कल प्राइम मिनिस्टर की शी जिनपिंग से मुलाकात जरूर होगी और वही ब्रिक्स की सफलता के रूप में प्रदर्शित होगा कि ब्रिक्स देशों में कैसे दो देशों को मिलाया। क्योंकि आप देखिए, पश्चिमी देशों को अगर कोई देश जवाब दे सकता है इस समय दुनिया में, तो भारत, रशिया और चीन, तीन ही ऐसे देश हैं जो पश्चिम देश की मोनोपोली को तोड़ने में सक्षम है, समय समय पे उन्हें जवाब देते रहते हैं। अब अगर आप भारत की राजनीति में आज देखें तो जब अपने अपने बॉर्डर में पेट्रोलिंग होगी तो कांग्रेस की कैसे कहती थी कि भारत की जमीन पे कब्जा हो गया है, इसका मतलब वो आरोप झूठे थे। अभी आप देखिए, एससीओ की बैठक में जब हमारे विदेश मंत्री गए, उन्होंने बिल्कुल साफ चीन के प्रीमियर के सामने कहा कि बलूचिस्तान वगैरह से जो आप रूट बना रहे हैं वो गलत है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और जब वो रूट फेल होगा, चाइना की अर्थव्यवस्था कम से कम 20 साल पहले पहुंच जाएगी। चाइना इन चीजों को एंटिसिपेट कर रहा है। चाइना में आज शी जिनपिंग का दौर खत्म हो रहा है। चाइना की अर्थव्यवस्था पे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। आज भारत आज भी इन परिस्थितियों में जितना व्यापार चाइना से करता है, अगर भारत उस व्यापार को रोक देगा तो चाइना कहाँ जाएगा। आप देखिए, ताइवान में जो इम्पैक्ट आ रहा है, ताइवान से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सेमीकंडक्टर की कंपनीज है, ये सारी भारत की तरफ आ रही है या अमेरिका की तरफ जा रही है। अमेरिका उसे पुश कर रहा है, भारत की तरफ आ रही है। तो चीन को ये लग रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। राजनीतिक डिप्लोमेसी में अगर आज आप देखेंगे तो कल आप देखिएगा, आपने तो इस पे डिबेट आज कर रही है, बहुत अच्छा विषय है, लेकिन और चैनल आज भी महाराष्ट्र की राजनीति को ही डिस्कस कर रहे हैं। कल जब न्यूज़पेपर में ये खबर छपेगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो विपक्ष को ये जवाब देना होगा कि 4 साल से जो वो स्टैंड बनाए हुए थे वो क्या झूठ था, ये झूठ पे आधारित था। क्योंकि आज चाइना भी झूठ बोल रहा है। भारत को तो कह देते थे कि भारत झूठ बोल रहा है, लेकिन चाइना ने भी इस चीज को माना है ना कि अपनी अपनी जगह पेट्रोलिंग करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, ब्रिक्स समिट की सफलता के बारे में लोग जानेंगे, तो क्या विपक्ष ये कहेगा कि अब ये भी गलत हो रहा है? क्योंकि देखिए, रशिया भारत का हमेशा से एक अभिन्न अंग रहा है। अगर आप आज का स्टेटमेंट देखें तो आज पुतिन साहब ने क्या कहा है कि मेरी मोदी से इतनी अच्छी दोस्ती है कि बिना ट्रांसलेटर के भी ये मेरी भाषा समझ रहे होंगे। कितना बड़ा स्टेटमेंट है दो देशों के बीच में, क्या प्रगाढ़ता दिखाता है। और विपक्ष को ये लगता है कि चाइना जैसा मुद्दा उनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि जिस दिन भारत चाइना को शांत कर दिया उस दिन पाकिस्तान के पास कोई जगह नहीं बचेगी। आज भारत का जितना व्यापार चाइना से होता है, उतनी 4-5 पाकिस्तान की भी उतनी अर्थव्यवस्था नहीं है। तो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जो आएगा, चाइना को ये दिख रहा है कि अगर नवंबर में ट्रंप साहब की वापसी हो जाती है तो उसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप से जो रिश्ते हैं वो सब जानते हैं। फिर चाइना और अमेरिका के बीच में एक टैरिफ वॉर शुरू होगा, सारा बिजनेस जो है भारत की तरफ शिफ्ट होगा। विपक्ष भी इसको एंटिसिपेट कर रहा है। आप देखिए, विपक्ष का कोई स्टेटमेंट नहीं है। अभी आप विपक्ष से जब बात करेंगे तो विपक्ष बताएगा। आज तक आप देखिए, जब वो युद्ध हुआ था जिसमें 20 भारत के सैनिक मारे गए थे, तो चाइना के 40 सैनिकों की लिस्ट किसने जारी करी थी? रशिया ने जारी करी थी। कहा जाता है कि वो चाइना का दोस्त है, लेकिन वो भारत से भी उतनी ही दोस्ती रखता है, उतनी ही प्रगाढ़ता रखता है। और जब कभी समय में प्रॉब्लम होती है तो रशिया जो है अपनी डिफेंस की सप्लाई कभी भारत को नहीं रोकता। अमेरिका ऐसी सैंक्शंस लगाता है, लेकिन रशिया ने कभी ये नहीं करा है।
तो भारत की नजदीकियां रशिया से और रशिया के थ्रू जो चाइना से नजदीकियां बढ़ेंगी वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक फार रीचिंग इफेक्ट लाएंगी। आप कल से देखिएगा जब समाज प्रचार पत्रों में ये खबर आएगी, और परसों भारत के और मोदी जी की और जिनपिंग की मुलाकात की खबरें आएगी कि अब ये उद्देश्य जो है ठंडे होने की तरफ जा रहा है। तो विपक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो जो आरोप लगाते थे कि चाइना ने कब्जा करा है, आज वो आरोप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो ये समिट अपने आप में इसकी एक देखिए पहचान है, और कई सारे देश होते हैं, मुझे लगता है एक ग्रोथ की दृष्टि से देखें, डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, आपसी संबंधों की दृष्टि से देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, तो बहुत सारी चीजें हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, वैश्विक स्तर पर हम अपनी चीजों को कैसे बढ़ा रहे हैं, हमारी ग्रोथ कैसी है, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है। अब यहाँ पर भारत और रूस, वो बहुत क्लियरिटी है, बहुत सभी लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और ये अब सबको पता भी है। चाइना से जो बात है और पीएम मोदी की शी जिनपिंग से जो मुलाकात की बात हो रही है, सबका ये मानना है कल लगभग 100% ये मीटिंग होगी, और बहुत पॉजिटिवनेस के साथ हो रही है। मतलब पहले होता था ना कि कोई चर्चा हो रही है तो एक तनाव वाली स्थिति दिखती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नेतृत्व उनका है, प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर तौर पर अपने आप पे एक पहचान है, जब भी जाते हैं कोई ना कोई एक अच्छी चीज निकल कर आती है। चाइना को लेकर, उस मीटिंग को लेकर जो चीजें एक उम्मीद के तौर पर देखी जा रही हैं, क्या मानते हैं? धन्यवाद राखी जी आपके कार्यक्रम पे बुलाने के लिए। और वैसे तो सारे ही वक्ताओं ने जो मेरे पूर्व जिन्होंने बोला, वो मेरे से पहले बोलने वाले जब आप ब्रेक पे जा रहे थे वो, और सबसे पहले जिन वक्ता ने बोला, मैं आवाज की परेशानी के कारण से नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा उनके लिए। अनुपम जी। हाँ, जिस प्रकार से आप लोगों ने जो परिदृश्य को रखा है और जिस प्रकार से ऑडियंस, ये दर्शकों को चीजें समझ में आएंगी, वो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई भाषा हो सकती है। अगर कोई जियो पॉलिटिक्स या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे कोई अगर जरा भी इंटरेस्ट रखता है और जानकारी रखता है, तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। बीते वर्षों से अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के बाद से और गल्फ वॉर के बाद से हमने लगभग 4 दशक के आसपास हमने देख लिया कि किस प्रकार से स्थितियां बदल रही हैं और किस प्रकार से विश्व किस दिशा में जा रहा है, यूनिपोलर बाईपोलर से यूनिपोलर की तरफ, और फिर से एक ऐसा पोल खड़ा हो रहा है, अगर आप इसको मैं कहूं तो, कि अब मोनोपोली जैसी कोई चीज, किसी के लिए भी एकाधिकार जैसी चीज, पश्चिमी देश खास करके यूरोप और अमेरिका की जो साठगांठ होती थी, जिस प्रकार से अगर मैं कहूं तो मैं बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ बिजनेस जिसको कहते हैं, हर सरकार अपने देश के व्यापारियों के फायदे के लिए काम करती है, क्योंकि किसी भी देश का जब व्यापार बढ़ता है तभी उस देश में समृद्धि आती है। और आज के समय में बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, अगर व्यापार न हो तो सारी खुदाई एक तरफ रह जाती है, व्यापार सर्वोपरि होता है। बीते 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और बीते कुछ समय से जब से सुब्रमण्यम जयशंकर जी विदेश मंत्री बने हैं, आप एक आम आदमी ने भी नोटिस किया है कि किस प्रकार से भारत, जो कि तीसरी चौथी लाइन में खड़ा होने की कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं जाता था, आज वो पहली लाइन में कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है और अपनी बातों को सशक्त रूप में रखता है। तो ये बात तो निश्चित है कि देखिए, नेतृत्व जैसा होता है वो अपनी नीतियों को उसी हिसाब से लगाता है, इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करता है, उसको अपनी बातों को मजबूती से रखता है। मैं पिछली सरकारों की कोई बुराई नहीं करना चाहूंगा, जैसी उन्होंने जो किया, जैसी परिस्थिति थी उन्होंने वैसा किया। अब वर्तमान में आप देखिए, जिस हिसाब से हमारे पड़ोस में केवल चाइना नहीं और भी देश हैं, वहां की जो स्थितियां बन रही हैं और चाइना का जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट है और जिस प्रकार से उसको रिटर्न या मिस, जिसको बोलते हैं एनपीए हो जाना, नॉन प्रोडक्टिव एसेट हो जाना, वो जो स्थिति दिखाई देती है, उस पे हम अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और चाइना के जो रणनीतिकार हैं वो कभी भी अब अपने घाटे के लिए अपने अहंकार को नहीं आने देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के लिए हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत ही मजबूती से खड़ा हुआ है। विपक्ष अंदर चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये अब चूंकि क्या है कि भारत में विपक्ष की एक नीति रही है, कुछ भी रहे, विदेश मामलों पे हम साथ देते हैं, लेकिन विपक्ष भीतर जरूर हल्ला करेगा। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो वर्तमान नेतृत्व है बहुत ही मजबूत नेतृत्व है। तो जो आपके प्रश्न में पूछा कि भाई चाइना से जो हो रहा है या जिस प्रकार से भी हो रहा है, अधिक ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, वो बताएंगे कि चाइना की आंतरिक स्थिति और उनकी विदेश नीतियां किस प्रकार से प्रभावित होती है और उनका नेतृत्व किस प्रकार से चलता है।
सबका एक समय होता है, एक नेतृत्व जाता है, दूसरा आता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि वो स्थिति चाइना में अभी बहुत जल्दी ही आने वाली है, तो वो ऐसे कोई गलती नहीं करेगा जिससे उनके देश में उनके व्यापार को और उनकी जनता को किसी प्रकार की हानि हो। और इस समय जिस स्थिति में भारत खड़ा है, जो नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, अंतर्राष्ट्रीय हवा को बदलने की क्षमता रखता है और अपने हिसाब से चलाने की क्षमता रखता है, उसमें भारत के लिए विजय ही विजय है। ठीक है, प्रदीप जी वापस आऊंगी। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राकेश जी, आवाज मिल रही है। हाँ राजेश जी, मैं सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है सभी लोग अपनी जिस तरह से बात रख रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन कहाँ हो रहा है, उसी ब्रिक्स पर। जाहिर तौर पर राजनीतिक विश्लेषक ने भी एक कंक्लूजन जो निकाल के दिया राजनीतिक रूप से, उसमें यही आ रहा था कि विपक्ष बहुत सारी बातों को रख सकता है। चाइना को लेके पहले भी कहा गया, सवाल उठाए गए, ये भी कहा गया कि कोई कुछ कर नहीं पाता, कोई कर नहीं सकते, बहुत मजबूत है। यहाँ पे जो मीटिंग होनी है या यहाँ पे जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो एक सार्थक और पॉजिटिव, कहते हैं ना कि एक सकारात्मक रूप से जाने की कोशिश में है। तो कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है, इस पूरे ब्रिक्स समिट को, और खास तौर पर ये जो मीटिंग होनी है? देखिए राखी जी, ब्रिक्स समिट जो है वो एक एम्पावर्ड बॉडी है जिसमें हम बहुसदस्यीय देश सम्मिलित है। उसमें हम भारत एक मजबूत स्तंभ के रूप में उसका सदस्य देश है। तो समिट में सम्मिलित होना, भारत के हितों की बात करना और व्यावसायिक संतुलन को, सामरिक संतुलन को बनाए रखने के दृष्टि से, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो बहुत ही भारत के लोग बहुत हम उपलब्धियों के लिए आशान्वित हैं। लेकिन जहाँ तक ये बातें उभर करके आ रही हैं कि शी जिनपिंग के साथ जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनके साथ हमारे जो है नेता प्रधानमंत्री आदरणीय ये मोदी जी की मीटिंग होने वाली है, ये थोड़ा सा द्विपक्षीय वार्ता का कोई एजेंडा है नहीं। अगर जिस तरह से एक बार आप जानती हैं कि वो कहीं जा रहे थे और घूम करके नवाज शरीफ के यहाँ पहुंच गए बिरयानी खाने, उसी प्रकार से वो पिछला उनका जो संबंध है, आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के पहले तो चीन के साथ लाल आंखों वाला संबंध निभाने की हिदायत देते थे और हमारी सरकार उसकी आलोचना करते थे कि हम तो संवाद के जरिए चीजों को हल करते हैं। तो देश का समूचा विपक्ष और देश की जनता पहली बात तो हैरत में है कि एकाएक द्विपक्षीय वार्ता की क्या जरूरत है। बस मौके दर मौके पर राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो देश हित में चर्चा अगर हो तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन देश की और हम कांग्रेस के लोगों की, विपक्ष की सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि जो गलवान घाटी में विगत कई वर्षों से चीन ने हमारे सैनिकों के साथ जो क्रूर व्यवहार किया, जो सैनिक शहीद हुए, उन शहीदों के परिवारों की अपेक्षा है, उन सैनिकों की जो आत्माएं हैं जिन्होंने आहुति दिया, देश में देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सही शहादत दिया, सबकी अपेक्षा है, सबकी आत्माओं की अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री वो सारी चीजें जो है चीन के राष्ट्रपति के साथ बात करें जिससे कि गलवान घाटी पे जो उनका कब्जा हुआ है वो खाली हो। यही भर नहीं, चीन जो पहले की स्थितियां जो भी रही हो, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जिस सीमा पे चीन घुस आया हो उस सीमा को तत्काल खाली करे। अगर इस पर बात राजेश जी एक छोटा सा बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत छोटी सी बात है, जरूरी इसलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता की जरूरत नहीं थी। देखिए यहां पर एक चीज को समझना पड़ेगा, जो मेरे पास एक पॉइंट है, ब्रिक्स के विस्तार को सबसे ज्यादा समर्थन रूस और चीन करते हैं। अभी समझिएगा मैं जो बात रख रही हूं, और ये वो दो देश हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोधी हैं। देखिए चीन खुद को ताकतवर बनाने के लिए छोटे छोटे देशों को अपने साथ लाने में लगा है और वो हमेशा करेगा, उसकी अपनी ताकत है, उसको खेलना आता है। और ऐसे में यदि भारत से जब हमने देखा तो कभी हमने कोई पॉजिटिव चीज देखी
देखी क्या? हमेशा ऐसी चीजें व्यापार की दृष्टि से देखिए, तमाम चीजों को देख, एक एग्जाम्पल आप ही दे रहे हैं गलवान घाटी का, तो इस नजरिए से यदि समझा जाए तो यदि कहीं कोई बात पॉजिटिव हो रही है, मैं बार बार कह रही हूं, सकारात्मक रूप से यदि कहीं कुछ अच्छा हो सकता है तो उसमें दिक्कत क्या है? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हो जाएगी तो हम आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास कर लेंगे या बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस समिट का मोटो कुछ और है। इस समिट के माध्यम से यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो करने का प्रयास होगा। ये थोड़ी है कि हम बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए और हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे फिर चाइना कुछ भी करता रहे। ये समझने की बहुत जरूरत है। समिट के माध्यम से देश के हितों की जो भी रक्षा हो, सुरक्षा हो, देश का हित हो, देश का दायरा बढ़े, व्यवसायिक दायरा बढ़े, व्यापारिक दायरा बढ़े, वो देश उसमें प्रसन्नता व्यक्त करता है। लेकिन चीन का रवैया जो रहा है, चीन का इतिहास जो रहा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से लेकर के आज के मोदी तक, वो अलग बात है कि मोदी जो है हमारे काल को दूसरे ढंग से रखते हो और अपने कार्यकाल को दूसरे ढंग से रखते हो। हम तो समूचे भारतवर्ष को, भारत देश को एक मानते हैं। तो चीन का जो ऐतिहासिक सत्य है यह है कि वो धोखेबाज देश है। इससे किसी भी प्रकार से जो आज हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ रही है उसमें केवल चीन का योगदान नहीं है, बल्कि चीन एक शोषक देश है हमारे लिए, इसलिए कि चीन से हम आयात ज्यादा करते हैं और चीन से आयातित जो हमारी आर्थिक नीति है वो हमें बहुत नुकसान कर रही है। उससे उबरने की जरूरत है। अगर उससे उबरने में मोदी जी व्यापारिक संतुलन बनाने में, आदान और प्रदान जो है, आयात और निर्यात दोनों का संतुलन साधने में अगर सिद्ध होंगे तो हम मोदी जी को सलाम करेंगे और देश की अपेक्षा को खड़ा पाएंगे। लेकिन केवल दिन हाँकने के लिए और चंद जो है वो फुटेज तैयार करने के लिए, और महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, यहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ चुनाव हो रहा है, और वो केवल तथाकथित हम बहुत मजबूत नेतृत्व बनाने के लिए अगर कुछ करते हो तो वो अब देश जो है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चलिए ठीक है, क्योंकि आप विपक्ष हैं, आपका अपना एक व्यक्तिगत मत हो सकता है, मगर मुझे लगता है जो बात यहाँ निकली उसको समझने की जरूरत है। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या यहाँ जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता की जरूरत क्या है, तो क्यों नहीं है भाई? ब्रिक्स समिट जो है, इतनी कंट्रीज आ रही हैं, अपने आप में ब्रिक्स समिट की अपनी पहचान है, तमाम देश आते हैं। यदि एक सकारात्मक माध्यम से कोई बात हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, इकोनॉमी की दृष्टि से कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसमें आपत्ति क्या है? क्या वाकई ये जो बात आ रही है कि भरोसा नहीं कर रहा है, तो वो तो किसने कहा? वो बात तो मैं भी कह रही हूं। लेकिन चीन और रूस जो है वो इसके विस्तार करने में ब्रिक्स के सबसे मजबूत है। तो बाकी चीजों को देखना है। जो पश्चिमी टेंशन की हम बात कर रहे हैं उसे किस तरह से आप समझ रहे हैं? देखिए राखी जी, एक तरह से समझना होगा कि जो ब्रिक्स देशों की जो बैठक हो रही है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया, अब उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दिया। मंशा उनकी ये थी कि आप जो है शांति का मार्ग अपनाया जाए। आपने यूक्रेन के बारे में भी कहा, और भारत क्या, उसकी मंशा क्या है पहले से और आज तक क्या मंशा रही, प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा स्पष्ट किया। तो वो एक ऐसी बात थी कि जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो है मंशा जाहिर कर दिया और पूरे भारत की नीयत के बारे में बताया। जहाँ तक ये चाइना का सवाल है, मैं समझता हूँ राखी जी कि ये जो चाइना के साथ भारत के संबंध वैसे भी बहुत ही कटु हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो अभी हाल में जिस तरह से बॉर्डर को लेकर के समझौता हुआ, हमको लगता है ब्रिक्स सम्मेलन के पहले ये जो समझौता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक चीन, भारत और रसिया, ये 3 देश हैं। आप देखिए इसमें 2 देश तो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। भारत भी लगभग उसी राह पर जा रहा है। अगर इन द्विपक्षीय वार्ता होती है तो भारत को एक बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि अक्सर चीन इसका विरोध करता रहा। तो अगर इन सारी चीज़ों को एक के बाद एक अगर देखा जाए तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से अपीयरेंस है, जो वहाँ दिखाना चाहते हैं, हमें लगता है कि भारत का पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा। आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखिए तो आर्थिक रूप से ये ब्रिक्स देश हैं जिनके मतलब 28% एक तरह से जीडीपी जिनकी है, तो पूरे विश्व को एक तरह से चुनौती देने की स्थिति में। जहाँ तक मुद्रा की बात है, ब्रिक्स देशों की मुद्रा की बात आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में 60% जो है डॉलर जो है उस पर कंट्रोल करता है। अगर ये देश
जो इतने ज़्यादा विकसित हैं, खास करके भारत के बारे में हम देख रहे हैं कि हमारा देश जिस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और जहाँ पर प्रोडक्शन का हो या व्यापार को हो, तमाम चीज़ों को, भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है। इन सारी चीज़ों को अगर देखा जा रखी तो हमें ये लगता है कि भारत एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। और उस भूमिका में देखिए, रूस और चाइना का रिलेशन और भारत और चीन का तो, भारत और रूस का तो बहुत गहरा रिश्ता है, आज से नहीं पहले से ही है। अगर ये पूरा एक तरह से जो ट्रायंगल बनता है, उसमें कहीं न कहीं संबंधों में जो कड़वाहट है उसको कम करने में मदद होगी। एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि जो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, आप देखिए हम तीसरी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ने, महाशक्ति की तरफ आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ते जा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी का रेशियो भी बढ़ रहा है। तो ये चुनौती जरूर है अन्य देशों के लिए, खास करके पश्चिमी देशों के लिए। हालांकि उन देशों से हमारे रिलेशन अच्छे ही हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में चाइना एक ऐसी पावर है जिसको लेकर के पश्चिमी देशों को हमेशा जो है खटकता रहता है चाइना। और जिस तरह से विस्तारवादी नीति है चाइना की, उसको भी देखना होगा कि छोटे छोटे देशों को इकट्ठा करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं और जो ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन है, जिसका लगातार विस्तार होता जा रहा है राखी, उसको देखते हुए यहाँ पर सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और भागीदारी और सीमा पर तनाव कम करने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर चीन और भारत, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में अगर द्विपक्षीय वार्ता होती है तो उसका कुछ न कुछ जो समाधान जरूर निकलेगा आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से मैं ब्रिक्स के विस्तार की बात कर रही थी और मैंने कहा कि रूस और चाइना बहुत मजबूत माने जाते हैं, संबंध बहुत अच्छे भारत के भी हैं, लेकिन यहाँ ये देखना होगा जिस पश्चिमी टेंशन की हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक कॉमन करेंसी का जो एक जिक्र निकला यहाँ पर, उसको ऐसे भी समझना पड़ेगा कि आप यदि पश्चिम में जा रहे हैं और जिस टेंशन की बात कर रहे हैं वो कौन, अमेरिका के एक प्रभुत्व को कम करना, उसके प्रभाव को कम करना, बहुत ज्यादा डॉलर पे निर्भरता जो है, उन सारी चीजों को, ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी है, चाइना करेगा। और ये मुझे लगता है पूरा एक कंक्लूजन निकाल के देखें तो ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। भारत की जहां तक मीटिंग की बात है तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपत्ति इसलिए आ रही है चाइना के साथ कि नहीं होनी चाहिए वार्ता, जिस तरह से विपक्ष को लग रहा है। उन्हें इसलिए लगता है कि जो इतनी चीजें हो गई हैं तो हम क्यों विश्वास करें। बात विश्वास की नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूं, जो चीजें हो रही हैं सकारात्मक रूप से हो सकती हैं, उसके बाद क्या फ्रूटफुल कुछ चीज यदि रिजल्ट आ रहा है तो वो तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, नहीं है तो मुझे लगता है हमारा नेतृत्व, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सारी चीजों को समझेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज आई और एक्सेप्ट कर ली और उसका कुछ और वो निकला, तो उस चीज को समझने की जरूरत है। कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि समय बहुत तेजी से चल रहा है, आप में से जो भी अपना बात रखना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। सबसे पहले तो प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। मनीष जी इसके बाद आ रही हूँ। नेटवर्क की पता नहीं क्या समस्या है कि मेरी तरफ से या किधर से तो नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस के मित्र जिस प्रकार से बातें कह रहे थे, अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखेंगे तो 2004 से 2014 जब इनका यूपीए का शासन था, उस समय की स्थिति और आपकी स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। जो साम्य स्थापित होना चाहिए था व्यापार का, इन लोगों ने जो है खुला, हालांकि इस अवसर पे मैं किसी की बुराई या उस प्रकार से नहीं करूंगा क्योंकि हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और हम विनिंग एज पे, हम रिसीवर एंड पे नहीं है। लेकिन इनको चाहिए, ये विरोधी दलों को चाहिए, ठीक है गलतियां होती है शासन में, आपसे हो गई उसको स्वीकार ना करें, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें मीन मिक्स ना करें। ठीक है, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। राखी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो चाइना से बातचीत के लिए विपक्ष ये कह रहा है कि क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जम्मू कश्मीर में जिनके संग मिलकर चुनाव लड़के सरकार बनाई है, वो हमेशा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जब पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, 10वें फोरम पे प्रूव हो चुका है। लेकिन चूंकि वो वोट बैंक को जोड़ता है, इसलिए पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, चीन से बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर इनसे ये पूछा जाएगा कि चीन के संग इन्होंने जो एमओयू करा था वो आज भी पब्लिक कर देंगे। इन्हें ये डर है कि भारत की 4 साल की डिप्लोमेसी से आज जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, किसी समय वो एमओयू पब्लिक डोमेन में आ गया तो इनको विदेश नीति पे जवाब देते नहीं बनेगा। ये चाइना के प्रीमियर से क्यों मिलते हैं राहुल गांधी जी जाके, जब भारत और चाइना के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे? क्या उसका कोई एजेंडा था, कोई कारण निकला, कोई बातचीत से सॉल्यूशन निकला? नहीं, उसे पब्लिक डोमेन में लाते हैं। तो इन लोगों को ये लग रहा है कि अगर भारत और चीन में हल निकल आएगा तो इनके पास इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा इनके हाथ से चला जाएगा, फिर ये भारत के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप देखिए गलवान घाटी में युद्ध हुआ या 4 साल से जो भारत चीन के संग
स्टैंड ऑफ मेंटेन कर रहा था, ये आज उसी स्टैंड ऑफ का परिणाम है। भारत झुका नहीं, भारत कमजोर नहीं हुआ, भारत ने चीन को हर फोरम पे जवाब दिया और आज चीन ये समझ गया है कि उसको अगर दुनिया की मार्केट में बने रहना है तो भारत के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो भारत को साथ लेके नहीं चलेगा तो भारत बहुत जल्दी ही एक और सुपर पावर के रूप में उभरेगा और एशिया में 2 सुपर पावर की जगह फिर भारत सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में पहचाना जाने लगेगा। ठीक है अनुपम जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जो आपका विषय है कि पश्चिमी देशों का क्या रुख रहने वाला है, तो अगर आप पश्चिमी देशों के पर्सपेक्टिव से पूरी ब्रिक्स को देखें तो उनको ये लगता है, पश्चिमी ताकतों को ये लगता है कि ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत ताकत हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 देश ऐसे हैं जो आपस में कभी भी साथ नहीं रह सकते, वो है भारत और चाइना। और भारत और चाइना अगर साथ रह जाएंगे, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये जितने ऑर्गेनाइजेशन बने, क्वाड हो, ऑकस हो, ये सब महत्वहीन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स के पास इस बार एक अच्छा मौका है कि कम से कम वो ये चीज दिखाए पश्चिम को कि साहब हम तमाम अंतर्विरोध के बावजूद भी आपस में बातचीत कर सकते हैं, और एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी। देखिए साहब, भारत और चीन एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अब ये एक साथ बैठने लगे हैं, तो इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा। साथ ही जो नया एक्सपेंशन हुआ है ब्रिक्स का, उसमें भी कम से कम 2 ध्रुव ऐसे बन रहे हैं जिनके बारे में पश्चिमी मीडिया ये सोचती है कि इस साथ में नहीं रह सकते हैं। इजिप्ट और इथियोपिया, इनका भी इतिहास रहा है, हमेशा लड़ते रहे हैं, और ईरान और यूएई और सऊदी अरेबिया जो कि आने वाला है ब्रिक्स के अंदर। तो ये कई सारे पोल्स बन रहे हैं और मुझे लगता है कि ब्रिक्स की जो समिट अगर इन पोल्स को साधने में एक तरफ लाने में सफल हुई तो पश्चिम की जितनी भी ये दादागिरी है, जितनी मोनोपोली तमाम सेक्टर्स पे, उसको खत्म किया जा सकता है और ये भविष्य की जरूरत भी है। बिल्कुल ठीक बात है। अमरदीप जी, इस चीज को मैंने एक बात रखी थी अभी प्रतिक्रिया के पहले प्रदीप जी के, कि जो कॉमन करेंसी की एक बात निकली थी और पश्चिमी से हम जाएं, यदि हम अमेरिका की बात कर ले तो जाहिर तौर पर देखिए, यदि ब्रिक्स का विस्तार होता है, हम यदि चाइना को और रूस को यदि हम काउंट करते हैं, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इसका विस्तार करते हैं, अमेरिका मतलब क्या, पश्चिमी देश में आप चले जाइए, जाहिर तौर पर एक टेंशन तो होना ही है, और उसके प्रभुत्व को कम करना, वो एक मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि पूरा कंसर्न, पूरा एक कहते हैं ना फोकस हो गया भारत और चाइना पर, लेकिन हमें बाकी चीजों को देखना पड़ेगा कि यदि ये दोनों हैं तो उनको जो करना है करने दीजिए, लेकिन बाकी चीजों से उनको एक दिखाने की कोशिश करना, जो अभी अनुपम जी कह रहे थे, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, उस दिशा से काम हो सकता है। लेकिन यहां पर जो पूरा एक एजेंडा निकल कर आ रहा है, जो पॉलिटिकल रूप से जा रहा है कि नहीं भाई उसकी जरूरत ही नहीं है, उस पर चाइना पे तो हम कभी विश्वास ही नहीं कर सकते, कैसे इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए राखी जी, यदि आप विश्व में शांति चाहते हैं तो एक बैलेंस बनना जरूरी है। आप जब भी कभी किसी की मोनोपोली देखेंगे, वो दूसरे के ऊपर अपनी जो पॉलिसीज है या अपनी इच्छाएं हैं थोपने का प्रयास करेगा, दूसरे को दबाने का प्रयास करेगा, तो उसको काउंटर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब रही इंडियन पॉलिटिक्स की बात, और मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल खुले दिल से और खुले शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा सभी ने ब्रिक्स के बारे में बहुत अच्छी बात कही, लेकिन दोनों पॉलिटिशियन एक तो कहते हैं कि बस देश जो है अच्छे नेतृत्व के हाथ में है, उसके ये मतलब एक अपनी तारीफ करने के अलावा, और विपक्ष का वो कि ऐसे नहीं होना चाहिए, उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। ये मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है अपने पॉलिटिशियन से, जहां भी कहीं है वो, जब ऐसे मुद्दे हो उन पे मुद्दों के ऊपर चर्चा करें, ना कि एक दूसरे की लेग पुलिंग के लिए या अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम वेस्ट का काउंटर बैलेंस करने के लिए एक संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, या उसको एक ताकत देने का प्रयास किया जा रहा है। और जहां पर हम पड़ोसी देश, चाहे वो चीन है, चाहे भारत है, रशिया है, हम एक बहुत बड़ी शक्ति है, और यदि वो किसी भी तरीके से एक साथ हो जाती है तो मैं ये कहूंगा कि इस क्षेत्र की तरक्की के अलावा विश्व में शांति का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। तो बातचीत का जो मसौदा है वो हमेशा खुला होना चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू टॉक। दैट्स इट।
बिल्कुल सही है। चलिए, और इसी के साथ समय भी हो गया है। इंतजार हमें अब सिर्फ उस पल का करना है जब ये एक मीटिंग हो रही है, वहां से क्या निकल कर आ रहा है वो सब पब्लिक डोमेन में आएगा ही। देखिए, राजनीतिक रूप से जिसको जो बोलना होगा वो अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में आएगी। लेकिन एक सकारात्मक रूप से जो कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ये पहली बार ऐसा होगा कि तनाव से हटकर होगी। तो जाहिर तौर पर सबकी नजरें तो इस पर है ही। देखिए क्या निकल कर आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।